आज का जो चैप्टर है वो 12th क्लास की एनसीईआरटी का है, स्ट्रेटेजी ऑफ प्लान्ड इकोनॉमी, नियोजित विकास की रणनीति। आज के जो चैप्टर में हम करेंगे, थर्ड चैप्टर है, इसमें करेंगे कि कैसे जब भारत आज़ाद हुआ, देश इंडिपेंडेंट हुआ, तो क्या ऐसी समस्याएं थीं, कैसी आर्थिक नीतियों को अपनाया गया, क्या एक वेल डिज़ाइंड इकोनॉमिकल प्लान बनाया गया ताकि जो देश है वो तरक्की कर सके, आगे बढ़ सके, विकास कर सके। तो आज के इस चैप्टर में इसी पे बात है। इसमें फर्स्ट जो पेज है उस पे एनसीईआरटी का, उस पे एक एग्जाम्पल दिया गया, उस पे बताया गया है कि विकास का जो नज़रिया होता है वो किस तरीके से है। तो उसमें पहला यही है कि डेवलपमेंट जो होता है वो सबके लिए अलग मायने रखता है। जैसे आयरन ओर की जब डिमांड बढ़ी तो जो उड़ीसा था, उड़ीसा इमर्ज एज एन इम्पॉर्टेंट स्टेट, स्पेशली उसका जो जो जंगल वाला जो फॉरेस्ट एरिया था जहाँ पर जो ट्राइबल रहते थे। अब वहाँ पर अगर माइनिंग की जाएगी, वहाँ खान बनाई जाएगी, तो उनकी जो ज़मीन है वो उनसे ली जाएगी, वो जो फॉरेस्ट कवर है उसको भी क्षति होगी। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं, जो पर्यावरणविद होते हैं, वो ऐसे विकास को सही नहीं मानते। उनका मानना है कि हम एक ऐसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर चल सकते हैं जो इस पीढ़ी के साथ साथ आगे वाली जो जनरेशन है उसके लिए भी बेहतर रहे, है ना। उसके अलावा इकोनॉमिस्ट को देखते हैं तो उनका सीधा ये तर्क होता है कि नहीं, हमें जो माइनिंग है या जो इंडस्ट्री लगाना है उसी से हम विकास कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो जो पर्सपेक्टिव होता है, जो नज़रिया होता है, वो अलग अलग होता है। लास्ट डिसीजन पर किसका होता है? जो पॉलिटिकल जो डिसीजन होता है वही एक आखिरी और फाइनल डिसीजन होता है। अब भारत भी जब इंडिपेंडेंट हुआ तो भारत का विकास कैसा होगा, उसका एक खाका तैयार होगा, एक ड्राफ्ट होगा, किस तरीके से करेंगे हम, कौन सा मॉडल अपनाएंगे। पहली बात ये क्लियर थी कि जब भारत देश इंडिपेंडेंट हुआ तो आर्थिक समृद्धि, जो उसके दो मेन जो गोल रहेंगे वो रहेंगे आर्थिक समृद्धि, जो इकोनॉमिकल ग्रोथ होगी, और उसके साथ साथ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। क्योंकि एक ऐसी हमें इस तरीके से विकास करना है कि उसमें सोशल जस्टिस हो। ऐसा ना हो कि कोई कोई रिलीजन, कोई कास्ट, कोई क्लास ऐसी हो जो उस विकास में पिछड़ जाए, है ना। तो विकास तो हो, लेकिन ऐसा विकास हो जिसमें आदिवासी तक इंक्लूड हो, उसमें सभी का विकास हो, सोशल जस्टिस हो, है ना। आफ्टर इंडिपेंडेंस assume that development means to develop like western countries, और माना गया कि जब हम डेवलपमेंट को के रास्ते पे चलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम आधुनिक होने के दौड़ में जो पश्चिमी जो औद्योगिक देश हैं, जो वेस्टर्न इंडस्ट्रियलिस्ट जो कंट्रीज हैं, उनकी तरह हो जाएंगे। और उनकी तरह होने का मतलब सीधा सा ये है कि जो कैपिटलिस्ट जो अप्रोच होगी वो हमारे ऊपर हावी होगी। उसके साथ साथ जो पुरानी जो संरचनाएं हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो टूटेंगे। तो इन सबको सोचा गया कि ऐसा विकास होता है। In 1947 we have two models of development. First was यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएसए का, जिसको कहा गया उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, है ना, लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल। और जो सेकंड था वो था यूएसएसआर का, सोवियत संघ का, उसको कहा गया सोशलिस्ट मॉडल, सामाजिक जो मॉडल है वो। And then we decided that we will not work like ब्रिटिश मॉडल, क्योंकि हमें ऐसा लगा था कि ब्रिटिश ने हमें एक्सप्लॉइट बहुत किया है और हम कहीं भी उस मॉडल को नहीं अपनाना चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर सोशल जस्टिस नाम की कोई चीज़ नहीं थी। वहाँ पर चाहे वो किसान हो, चाहे वो ज़मींदार हो, उन्होंने एक तरफा शोषण किया था। तो उस वाले हम मॉडल को तो बिल्कुल भी नहीं पसंद कर रहे थे। At that time, some believe that industrialization is the best way to develop. On the other hand, some leaders believe that agricultural development is the best way to curb poverty. तो उन दोनों के बीच डिलेमा था कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन जो की अप्रोच है उसको लेकर आगे बढ़ें या एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की जो अप्रोच है उसको आगे लेकर बढ़ें। किसको हम आगे लेके जाएं कि हम भारत जैसे देश में विकास कर सके। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश रहा है। आज भी भारत की जो आज भी मोर देन 50% जो पॉपुलेशन है वो आज भी एग्रीकल्चरल सेक्टर पे डिपेंड है।
उस टाइम की अगर आप बात बोलेंगे तो अप्रोक्स मोर देन 80% वो वहीं से रोजगार पा रही थी, वो उसी पर निर्भर थी। तो हम एक ऐसी नीति नहीं बना सकते ना, हम वही पॉलिसी बनाएंगे जो हमें लगेगा कि हाँ हमारे पास ये इंडस्ट्री है। तो इसके ऊपर भी बहुत डिलेमा रहा कि हम इंडस्ट्री को ही फोकस करें डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, या हम एक ऐसा विकास करें जिसमें जो कृषि हो वो मुख्य भूमिका निभाए। तभी हमने मार्च 1950 में एक संस्था की स्थापना की जिसे कहा गया योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। उसको हेड किया प्राइम मिनिस्टर ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो भी रहेंगी। और वो एक एडवाइजरी बॉडी थी, सलाहकारी संस्था थी वो। मंत्रिमंडल उनकी सिफारिशों को मंजूर करे तभी वो प्रभावी होती थी, है ना। तो इन सभी जो डिस्प्यूट्स थे कि कौन सा मॉडल होगा, कैसे डेवलपमेंट को हम आगे बढ़ाएंगे, इन सभी जो मतभेदों के बावजूद सभी इस बात से सहमत थे कि विकास का काम निजी हाथों में नहीं सौंपा जा सकता, क्योंकि यूरोप 1929 में पूरा महामंदी का, जो ग्रेट डिप्रेशन का शिकार हुआ था। जापान, जर्मनी अपनी युद्ध की विभीषिका से लड़के थोड़ा सा आगे आ चुके थे। यूएसएसआर वहीं पर 1930 और 240 में उसने एक शानदार आर्थिक प्रगति की थी, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट किया था। लेकिन भारत के अंदर हमें ये सोचना पड़ रहा था कि हम कौन सा मॉडल अपनाएं। आमतौर पर देखा जाता है जनरली कि जो बड़े व्यापारी होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो निजी निवेशक होते हैं, वो नियोजन के पक्ष में नहीं होते, वो प्लान्ड इकोनॉमी के फेवर में होते ही नहीं है कभी, क्योंकि वो एक ओपन मार्केट चाहते हैं। वो एक ऐसी इकोनॉमी चाहते हैं जहां पर सरकार का जो है इंटरफेरेंस बहुत कम हो। लेकिन भारत में ऐसा नहीं हुआ। 1944 में एक बहुत बड़ा तबका उद्योगपति जो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे भारत में, 1944 में वो मिले और उन्होंने इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए एक प्लान बनाया जिसको बॉम्बे प्लान कहा गया। उस वक्त जो उस प्लान को माना गया कि एक ऐसा प्लान है जिससे भारत तरक्की करेगा, और वो बिल्कुल ही कॉन्ट्राडिक्टरी रहा। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि व्यापारी नहीं मानते कि हाँ जो इकोनॉमी में जो इंटरफेरेंस हो गवर्नमेंट का, लेकिन यहाँ पर उन्होंने माना कि बड़े उद्योगों पर और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आया 1951 टू 56 में। ये 5 साल के लिए था। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था गरीबी के मकड़जाल से देश की जनता को बाहर निकालने का। इसमें एक युवा अर्थशास्त्री का बहुत बड़ा योगदान था, कंट्रीब्यूशन था। के एन राज नाम था उनका। तो उनका ऐसा मानना था कि 2 डिकेड्स तक, 2 दशक तक, है ना, लगभग 20 सालों तक भारत को अपनी चाल धीमी रखनी चाहिए विकास की, क्योंकि तेज रफ्तार से जो है अगर हम बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट, फास्ट डेवलपमेंट करना चाहेंगे तो जो अर्थव्यवस्था है उसकी हालत और ज़्यादा खराब हो सकती है। मेनली जो फोकस किया गया है इसमें वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे किया गया, क्योंकि माना गया भारत एक कृषि प्रधान देश है, एक ऐसा देश है जहाँ पर एग्रीकल्चर मेन एक ऐसी रोल प्ले करता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। तो इसमें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को मुख्य माना गया। इसमें जो इन्वेस्टमेंट हुई वो डैम पे हुई, मतलब डैम और इरिगेशन पे, मतलब बड़े बड़े डैम्स बने। इरिगेशन जो सिंचाई व्यवस्था होती है उसके ऊपर काम हुआ। अगर आप देखेंगे भाखड़ा नाकल बांध या हीराकुंड बांध, तो ये सब इसी टाइम पीरियड्स के अंदर बनने शुरू हुए। इवन नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू जो कि प्रधानमंत्री थे उस समय भारत के, उन्होंने कहा कि जो भाखड़ा नाकल बांध है, ये जो बड़े बड़े जो बांध हैं, ये मॉडर्न इंडिया के लिए एक मंदिर है ना। तो ये हुआ। इसी टाइम पीरियड में लैंड रिफॉर्म्स पे काम हुए, है ना, ताकि भूमि सुधार के कानून बने और सब कुछ हुआ। मतलब मेनली हम कह सकते हैं कि मोटा मोटा काम जो हुआ वो एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलपमेंट के लिए हुआ। जो सेकंड 5 ईयर प्लान आया उसका जो 56 के बाद जो आया उसको हेडेड किया पीसी महालनोबिस। अब इनका जो मेन फोकस था वो हैवी इंडस्ट्री पे था। इनको ऐसा लगा कि जो हमें अब वो वक्त आ गया है कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं हैवी इंडस्ट्री में वो हमें करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हो जाएंगे। और
इस वक्त हैवी इंडस्ट्री में जब इन्वेस्ट हुआ तो कहीं ना कहीं जो जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था उसमें जो इन्वेस्ट हो रहा था वो कम हो गया। अब उसके कम होने से जो एक नुकसान हुआ बहुत बड़ा, वो खाद्यान्न संकट पर हुआ। मतलब जो हमें जो जो एग्रीकल्चर जो हमारा थोड़ा सा डेवलप हो रहा था, जितना भी जैसा भी हो रहा था, उसकी हालत बहुत बुरी हो गई। और ये 1961 के पास जो सेकेंड 5 ईयर प्लान शुरू हुआ, ये वही टाइम था जब भारत ने 2 अटैक्स भी देखे। 1962 का पाकिस्तान वॉर और 1962 का चाइना वॉर और 1965 का पाकिस्तान। उस तरीके से भी हमारी हालत खराब थी। अब जो मेन डिस्प्यूट था, क्योंकि हमने देख लिया कि हमने पहले एग्रीकल्चरल सेक्टर को मेन फोकस में रखा, उसके बाद इंडस्ट्रीज को रखा। अब डिस्प्यूट मेन था कि एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्री, कृषि बनाम उद्योग। कुछ लोग थे जिनका मानना था कि सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है वो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए उसमें बहुत ज़्यादा अभाव है। मतलब सेकेंड 5 ईयर प्लान बना, उन्होंने उद्योगों के लिए अच्छा स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट किया, लेकिन कृषि के लिए उन्होंने उसमें जो जो इन्वेस्ट था वो इतना कम कर दिया कि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई। जेसी कुमारप्पा एक गांधीवादी विचारक थे, उन्होंने जोर दिया कि ग्रामीण औद्योगिकरण पर जोर दिया। वो उसी तरह से चौधरी चरण सिंह थे, उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि को मेन भूमिका में रखा। तो ये सब चीज़ें हुई जिसमें हम देख सकते हैं कि भारत की जो विकास की रणनीतियाँ थी वो कैसे बदलती रहीं, कैसे वो उस दौर में अपने आप को परखती रहीं कि किस तरह से रणनीति अपनाई जाए कि भारत देश ज़्यादा बेहतर तरीके से विकास करे। अब यहाँ पर इसके परिणाम क्या हुए, इसके जो 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 प्लानिंग हमने की, क्या हुआ क्या उसके बाद। तो मुख्य परिणाम में क्या हुआ, जनरली इसकी आगामी जो आने वाले फ्यूचर के अंदर जो भी डेवलपमेंट होनी है उसकी बुनियाद पड़ चुकी थी, उसकी नींव बन चुकी थी, क्योंकि स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो चुके थे। और हमने एक ऐसी एक व्यवस्था बना दी थी एग्रीकल्चरल के लिए, बड़े बड़े डैम्स जो बनाए थे, उसके साथ इरिगेशन सिस्टम इतना बेहतर कर लिया था कि आने वाले दौर में हम एग्रीकल्चरल सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में दोनों में आगे बढ़ सकते थे बहुत बेहतर तरीके से। तो ये इसका जो बहुत पॉजिटिव पॉइंट था ये था। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि हीराकुंड बांध जो है, हीराकुंड डैम है, वो भी इसी पीरियड में बना, भाखड़ नाकल डैम भी इसी पीरियड में बना। इसके साथ साथ स्टील प्लांट हो, ऑयल रिफाइनरी हो, है ना, और हैवी इंडस्ट्रीज हो। तो इसी एक टाइम पीरियड के अंदर ये सब चीज़ें शुरू हुई थी बेहतर तरीके से, जो आने वाले फ्यूचर के लिए एक बेस बना रही थी, जो एक नींव का काम कर रही थी। लैंड रिफॉर्म्स हुआ इसी टाइम पीरियड में। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ये जो 2 वॉर हुए 1962 और 1965 में, उसने कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को एक बहुत भारी धक्का दिया, बहुत ज़्यादा। उसी से जो खाद्यान्न संकट हुआ है ना, खाने का अन्न नहीं हुआ। अब बिहार में सबसे बुरी हालत हुई और फिर जोनिंग भी करनी पड़ी, जोनिंग का भारत में। और उसके बाद बहुत ही हालत इतनी ख़राब हुई कि भारत पर दबाव बनने लगा। विदेशी मुद्रा थी वो ख़त्म होने लगी, क्योंकि हम खाद्यान्न जो भी हमें अनाज चाहिए था वो हमें दूसरी कंट्रीज से लेना पड़ रहा था। और यूएस से वहाँ अड़ गया अपनी आर्थिक नीतियों के लिए, क्योंकि यूएस से, जैसे आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कोल्ड वॉर जो शुरू हुआ था, तो यूएस से चाहता था कि आप मतलब भारत देश जो कैपिटलिस्ट जो खेमा है, जो पूंजीवादी जो खेमा है, उसके अंदर आ जाए। और 1961 के अंदर नेहरू ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत कर दी थी, है ना, घाना, युगोस्लाविया, इन सब, मिस्र, इन सब कंट्रीज के साथ मिलकर। तो कहीं ना कहीं अमेरिका दबाव बना रहा था भारत पर कि वो अपनी जो आर्थिक नीतियां हैं, जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज हैं, उनको चेंज करे, क्योंकि भारत ने एक मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई थी, लेकिन यूएस से उस पर दबाव डाल रहा था, खासकर की नई नीतियां बनाने के लिए। और वो भी कौन से मुद्दे पर, खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी पे आप बनाइए। अब खेती में जो बहुत ज़्यादा जो पिछड़े राज्य थे, हमने भारत सरकार ने सोचा कि अगर हम बहुत लंबे टाइम तक दूसरे की सहायता पर नहीं रह सकते। उसके बाद यही वो दौर था जब फूड सिक्योरिटी के लिए बड़े कदम उठाए गए और ये सोचा गया कि खेती में जो ज़्यादा पिछड़े हुए जो राज्य हैं उनको अधिक सहायता देने की जो अपनाई गई नीति है उसको छोड़ दिया जाए,
क्योंकि हमने फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान है हमने तब से ही ये माना था कि हम उन देशों को ज़्यादा बेहतर तरीके से सुविधाएं देंगे जहां पर रिसोर्सेज कम हैं। लेकिन अब हमें समझ आ गया कि ये करने का वक्त नहीं है, प्रयोगों का वक्त नहीं है, अभी किसी को उतना सशक्त करने का वक्त नहीं है कि हम उसे शुरू से शुरू करें। हमारे पास अगर कुछ काम करना है तो ये करना है जो पहले से ही एम्पावर्ड हैं, जो स्टेट्स जहां पर इरिगेशन की व्यवस्था अच्छी है, ऐसे स्टेट्स जहां पर हाँ सब कुछ इजीली अवेलेबल है, तो हम उस पर फोकस कर सकते हैं और उसको फोकस करके हम अपनी फूड सिक्योरिटी को बना सकते हैं। और इसी को हरित क्रांति कहा गया, इसी को ग्रीन रेवोल्यूशन कहा गया। भारत में स्वामीनाथन को इसका जो मतलब श्रेय दिया जाता है शुरू करने का। वैसे तो नॉर्मन ई बोरलॉग थे जो मैक्सिको के साइंटिस्ट थे, लेकिन भारत में स्वामीनाथन को। अब हमारा विजन क्लियर हो गया कि हमें ज़्यादा संसाधन कहाँ लगाने, वहाँ लगाने, उन इलाकों में, उन राज्यों में लगाने जहाँ अच्छी सिंचाई सुविधा हो और उसके साथ साथ किसान भी प्रॉस्परस हो। क्योंकि ऐसा हो कि अगर हमने सपोज एक ऐसे पिछड़े हुए गांव के अंदर लोन की व्यवस्था भी की किसान के लिए, अब उस किसान के ऊपर वैसे ही इतना लोन है, उसके ऊपर इतने काम हैं, तो वो हो सकता है कि उस पैसे को वहां न लगा के अपने बेटी की शादी में लगा रहा है, वो उनसे कुछ और चीजें भी कर रहा है, वो अपने घर की छत भी डाल रहा है। लेकिन हम केवल उस किसान को देंगे जिसपे ये सभी बेसिक जो सुविधाएं हैं उसे मिली हुई हैं, और वो ये सारा का सारा पैसा कहाँ लगाएगा, कृषि में लगाएगा, और उससे हमें रिजल्ट जो होंगे वो बेहतर मिलेंगे। तो हमने काम किया कि जो अपने जो रिसोर्सेज थे वो उन किसानों को दें जो ज़्यादा समृद्ध हैं, उन स्टेट्स को दें जहाँ पर व्यवस्था ज़्यादा अच्छी है। अब पहले से जो सक्षम किसान है वो कम समय में जो उत्पादन होगा, बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाएंगे, है ना, प्रोडक्शन ज़्यादा हो पाएगा। सरकार ने भी जो उच्च गुणवत्ता के जो हाई प्रोडक्टिविटी के जो सीड्स थे वो प्रोवाइड करवाए, फर्टिलाइज़र, है ना, ये सब कुछ प्रोवाइड करवाया, और इरिगेशन की जो व्यवस्था थी उसको दिया, सब्सिडाइज रेट पे सब कुछ दिया गया। इन सब के साथ साथ अगर देखेंगे कि ये भी गारंटी दी गई कि अगर आपने ज़्यादा उपज कर लिया तो उसमें भी हम खरीदेंगे, ताकि किसान को ये लगे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दूं, और अगर मैं ये मार्केट में नहीं बेच पाया तो सरकार मेरा ये खरीद लेगी। अब ये था ग्रीन रेवोल्यूशन, और इसके बाद भारत खाद्यान्न संकट से उबर चुका था। ये है लेसन नंबर 3 आपका एनसीईआरटी का आज के लिए।